हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हिस्ट्री का आपका ये आपका जो है हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो वो पीछे वाला मैंने स्टॉप कर दिया है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। उसका रीज़न ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस लाया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हैज़ ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन द सिलेबस। ठीक है ना, और हिस्ट्री में इस बार सिलेबस में जो चेंज आया है उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार अब आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड नहीं आ रहा है जो पहले सिलेबस में था। यानी कि लास्ट यूनिट को हटा दिया है, दोनों चैप्टर नॉवेल वगैरह जो है ना, ये आपका हम जो बात कर रहे हैं आज हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर हट गया है, और उसके बाद हम नेशनलिज्म इन इंडिया भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, देखिए जो नॉर्मली होता था वो होता था आपका जो सेकेंड टॉपिक यानी लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। इसमें से ये तीनों चैप्टर यानी द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक पढ़ना रहता था। ठीक है ना, अब क्या है कि सीबीएसई बोर्ड ने बोला है ये सब पढ़ाई होगा, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल पे पढ़ाई होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल पे पढ़ाई होगा इसका। ठीक है, इसे अब स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड की बात किया जाए तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, यही दोनों चैप्टर पढ़ाई होंगे। तो हम लोग आज शुरू किया जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से। ठीक है ना, तो हम नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, यही दोनों चैप्टर हमको और पढ़ना है बोर्ड के लिए। हमें बस यही दो चैप्टर पढ़ने हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, बस यही दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से। ठीक है, तो देखते हैं और समझते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जरा, नेशनलिज्म इन इंडिया को समझने से पहले नेशन स्टेट को हम समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। नेशन स्टेट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो नेशन स्टेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जहां तक नेशन स्टेट का सवाल है तो वो स्टेट, द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर्स but also the majority of citizens have common identity and शेयर्ड हिस्ट्री। तो यही होता है नेशन स्टेट। ठीक है, तो नेशन स्टेट किसे कहते हैं हम इसके बारे में आपसे बात कर लिए। ठीक है, द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर्स बट ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैव कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। वो स्टेट जिसमें ना केवल, ठीक है, द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर्स बट ऑल्सो द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैव कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड अ नेशन स्टेट। इस स्टेट को हम लोग नेशन स्टेट बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेशन स्टेट के बारे में हमने अभी इसका जिक्र किया। ठीक है, तो वो स्टेट जिसमें ना केवल रूलर बट ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स के पास कॉमन आइडेंटिटी हो और शेयर्ड हिस्ट्री हो। जैसे अपने यहाँ इंडिया को देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे यहाँ गुजराती है, बिहारी है, बंगाली है, मराठी है, बट एक चीज उनके बीच कॉमन है, सब लोग अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी है, दैट इज इंडियन। ऑल ऑफ देम फील दैट दे आर इंडियंस। ओके, तो कॉमन आइडेंटिटी है ना भाई, और शेयर्ड हिस्ट्री भी है। महात्मा गांधी गुजरात के थे लेकिन सभी लोग उनको मानते हैं पूरे हिंदुस्तान में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेशन स्टेट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट। ठीक है ना,
तो कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री सभी के मन में होना चाहिए। ये है हमारा नेशनलिज्म, मतलब नेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा नेशन स्टेट क्या, हम ये पॉइंट को समझ गए। ठीक है, द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर्स बट ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैव कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड अ नेशन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेशन स्टेट के बाद अब देखिए हुआ कि यहां पर अंग्रेजों का शासन था। नेशनलिज्म इन इंडिया हम चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहले। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, द ब्रिटिश वर ruling over the country. Britishers were ruling over the country, okay, and they wanted to exploit the resources of our country India. इंडिया को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, इसके रिसोर्सेज को। अंग्रेज लोग ऐसे भी इसी पर्पज से दूसरी जगह शासन करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ के लोग जो है हिंदूज, मुस्लिम्स, है ना, क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, ये सभी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, है ना, तो ऑल दीज पीपल दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स। सभी के दुश्मन एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई कोई भी हो, सभी इंडियन के दुश्मन तो एक ही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल ऑफ देम गॉट टुगेदर, यूनाइटेड टुगेदर, एंड दे हैड कॉमन आइडेंटिटी बिकॉज दे वांटेड टू चेस अवे ब्रिटिशर्स फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया। वो हर हाल में ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे और इसीलिए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अपनी सब तरह की इस पहचान को हटा करके एक पहचान उन्होंने क्रिएट किया, है ना, सबके सभी ने अपना एक पहचान क्रिएट किया। ठीक है, तो कॉमन आइडेंटिटी इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया, दैट वाज एन इंडियन, है ना, सो ऑल ऑफ देम फेल्ट दैट दे वर इंडियंस। तो कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री भी, चाहे कहीं के भी हो भाई, फ्रीडम फाइटर्स, लेकिन वो हमारे इंडिया के लिए फाइट किए, इसीलिए हमने उनको बहुत इज्जत दी। ठीक है, तो ये कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री लोगों के दिलों में थी क्योंकि दे हैड द कॉमन एनिमी। ठीक है, उनका एक ही एनिमी था। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में हम नेशनलिज्म को भी देखते चलेंगे, मतलब नेशन स्टेट का फीलिंग किस तरह से हुआ, अलग अलग जगहों के लोग हो करके भी कैसे सब यूनाइटेड हो गए, क्योंकि उनका एक ही गोल था, एक ही दुश्मन था, वो तो अंग्रेज। ठीक है, उनको भगाना था, इसी वजह से यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग पनपी, है ना, यानी और ज्यादा फैली। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग दो तीन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। इस चैप्टर में हम लोग 1920s का जिक्र करेंगे। उस समय तीन तीन मूवमेंट जो शुरू हुआ उस समय के दरमियान हम उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। उसके बाद CDM मीन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। उसके बाद CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया, और उसके बाद शुरू किया गया, और उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद शुरू किया गया था खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया और उसके, है ना, उसी समय में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया, और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल रहा तब CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। तो 1920s में हम तीन जो मूवमेंट हुआ था उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम जिक्र करेंगे। कौन कौन सा भाई, तो हमने तीन के बारे में बता दिया। हमने बोला सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया, खिलाफत कमेटी स्टैब्लिश हुआ तब हुआ, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने जो नॉन कॉपरेशन शुरू किया था तो इसके फेल होने के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। तो ये तीन तरह के मूवमेंट के बारे में जिक्र है, हम इसी के बारे में बात करेंगे, इन तीन ही मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हम इन्हीं तीन मूवमेंट का जिक्र करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आते हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने बोल दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट। ठीक है, द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर्स बट ऑल्सो द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स हैव कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, दैट स्टेट इज कॉल्ड अ नेशन स्टेट। ठीक है ना, सिंस these different types of people were fighting against the common enemy, and that is why all these people got united and they had common identity and shared history which led to the formation of the nation state, है ना, चूंकि सबका दुश्मन एक है इसलिए सब एक हो गए और सब मिल करके फाइट करने लगे, और इस तरह से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने नेशन स्टेट के बारे में बात किया। ठीक है, और भी बातों का हम जिक्र करते हैं, और भी बातों के बारे में, है ना, हम लोग देखते हैं। फिर हमने बोला कि 1920s में तीन तीन मूवमेंट, है ना,
20s का मतलब एस लग गया, का मतलब 0 से लेकर 9 तक, है ना, 1920 से लेकर के 29 तक, ठीक है। तो इस तरह से उस तीन मूवमेंट, कौन कौन मूवमेंट भाई, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सब मूवमेंट का बारे में हमने अभी बात किया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट टॉपिक का जिक्र करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। वी शैल डिस्कस द टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए हम लोग इसी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये सही है और सही है तो कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है, हम लोग इसको भी समझते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसी टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम सभी को मालूम है 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को एंड हो गया, ठीक है ना। इसमें फिर वैसे ही दो साइड हम पहले भी बात कर चुके हैं ये पीछे के चैप्टर्स में, ठीक है ना। फिर ये दो साइड अलाइज पावर एंड, है ना, अलाइज पावर, एक्सिस पावर को सेंट्रल पावर भी बोलते हैं, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो अलाइज पावर में कौन कौन है, यूएसए है, यूएसएसआर है, यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस है, ये सारा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज ग्रुप है, ठीक है। सेंट्रल पावर या यूं कहें कि एक्सिस पावर में जर्मनी है, ओटोमन टर्की है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी जापान इटली नहीं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ओटोमन टर्की है, ये आपका उधर साइड का है, मतलब सेंट्रल पावर या यूं कहें कि एक्सिस पावर का, ठीक है। अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो देयर केम सो मेनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ओके, देयर ऑकर्ड द चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस में बहुत सारे चेंजेस आए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस आए, जरा हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं जरा हम उनके बारे में, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस आए जरा हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले, since the world war was going on and Britain had participated in it, okay, and Britain stopped doing everything simply because Britain wanted to win the war at any cost. Britain हर हाल में युद्ध को जीतना चाहता था, तो उसने स्टॉप कर दिया, सभी चीज़ों का काम बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में लगे रहे, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ वॉर में लगा हुआ था, तो ब्रिटेन हैड टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर ऑफ द वॉर एंड दैट इज वाई ब्रिटेन हैड बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम अमेरिका। याद होगा आपको, तो ब्रिटेन चूंकि लड़ाई में लगा हुआ था, सारा प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया, सारा काम आने का खत्म हो गया, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था वॉर जीतना। तो इसने क्या किया, बहुत सारे लोन लिए, अमेरिका से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिटेन ब्रॉट सम चेंजेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द कॉलोनियल नेशन। जहाँ जहाँ इसका शासन था उन जगह से और ज़्यादा पैसे ये लेना चाहता था, कमाना चाहता था, तो इसके लिए इसने बहुत सारे काम किए। अब कौन कौन से काम किए जरा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या किया इसने, है ना। इसके लिए जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया कि सबसे पहले इट इंक्रीज्ड, है ना, ब्रिटेन ने क्या किया, इंक्रीज कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले ब्रिटेन ने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। कस्टम ड्यूटी का मतलब बेटा बॉर्डर एरियाज पे जो टैक्स लगते हैं ना, उन्हें हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है, हम उन्हें कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। जो बॉर्डर एरियाज पे टैक्स लगते हैं उन्हें हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंक्रीज कस्टम ड्यूटी एंड इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स, और पहली बार इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया। देखिए समझते जाइएगा, हमने बोला आपको कि व्हेन द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ब्रिटेन स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एंड सिंपली
indulge in the war, to win the war, ठीक है ना. So for that purpose Britain borrowed huge amount from, है ना, the other nations like America, ठीक है ना. At the same time, to meet the demand of the warfare expenditure, Britain brought some changes in our country India also. इंडिया में भी कुछ बदलाव लाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, इट इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया. कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से मतलब क्या हुआ बेटा, तो बॉर्डर एरियाज में जो टैक्सेस था वो ज़्यादा लगने लगा. इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, मतलब बॉर्डर एरियाज पर जो टैक्स लगते थे ना वो ज़्यादा लगने शुरू हो गए. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना बेटा. ठीक है बाबू, आगे. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, देख लीजिए. Because of all these two steps taken by the Britishers, this led to doubling the prices of each and everything in between the time period of 1913 to 1918. देख लीजिए, जो प्राइस 1913 में था वो डबल हो गया. जो प्राइसेस 1913 में था वो डबल हो गया 1918 तक आते आते. सोच लीजिए क्यों भाई, क्योंकि आपने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, आपने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स. ठीक है, तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करने से और कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से, है ना, द प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वाज डबल्ड, है ना. तो ये डबल्ड हो गया 1913 से 1918 के बीच में. 1913 में जो प्राइसेस थे वो 18 तक आते आते मतलब वर्ल्ड वॉर ओवर होते होते दुगना हो गए, क्योंकि आपने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स है, बाहर से जो चीज़ें आएंगे उसका दाम बढ़ा देते हैं आप. तो जब बढ़ा हुआ उसको जब टैक्स लग के पड़ेगा तो वो आपको बेचेगी तो और महंगा पड़ेगी. और साथ ही इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया. यही नहीं, सम मोर चेंजेस टुक प्लेस. क्या चेंजेस हुआ भाई? People were forced in the rural areas, है ना, the forced recruitment took place. Forced recruitment मतलब जबरदस्ती सेना में बहाली. रिक्रूटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट होता है, तो जबरदस्ती सेना में बहाली होनी शुरू है, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, है ना, and every day so many soldiers were being killed in the world war, and that is why Britishers started to recruit soldiers in the rural areas forcibly. जबरदस्ती सेना में पकड़ के लोगों को सेना में बहाल करना शुरू कर दिया. This enraged villagers को बहुत गुस्सा आ गया इसके वजह से. ठीक है, विलेजर्स इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, समझे ना. विलेजर्स को लगा कि चलिए अभी बैड टाइम चल रहा है, शायद सुधार हो जाए, अच्छा हो जाए, बट नहीं, दो और झटके लगे. दो झटके क्या लगे भाई? 1918 टू 1919 और 1920 टू 1921. द फैमिन टुक प्लेस ट्वाइस. 2 बार अकाल पड़ गया, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. द फैमिन टुक प्लेस, है ना, twice in between 1918 to 19 and 20 to 28. The crops grew dried, है ना, तो फसल सूख गए, बर्बाद हो गए. The crops failed, है ना, पानी वानी नहीं बरसा होगा या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो फसल नहीं हुआ. तो famine took place twice. ठीक है, and because of that so many people started to die. ठीक है, due to starvation. This famine was followed by the epidemic महामारी, इन्फ्लुएंजा. इस बीमारी के साथ, सॉरी, ये जो फैमिन आया इसके साथ साथ एपिडेमिक क्या आया भाई? तो इन्फ्लुएंजा महामारी आया, इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट, है ना, बाय द टाइम ऑफ 1921, है ना, फ्रॉम 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड. तो 1921 तक आते आते 12 से 13 मिलियन लोग मर गए. सोच लीजिए कितना खराब स्थिति हो गया. यू कैन रिमेंबर वेल, पीपल थॉट दैट देयर वुड हैव सम गुड टाइम आफ्टर द वॉर, बट नो, द टाइम बिकेम मोर एंड मोर सीरियस. वॉर, है ना, तो और ज़्यादा खराब से खराब समय आना शुरू हो गया. लोगों को लगा कि अच्छा समय आ जाएगा, लेकिन नहीं, समय और ख़राब होते चला गया. तो ये देख लीजिए हमने वर्ल्ड वॉर का क्या असर रहा. हमने बोला कि आपका देयर केम द चेंज इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. क्या भाई? ब्रिटिशर्स वांटेड टू विन द वॉर एट एनी कॉस्ट. फॉर दैट पर्पस ब्रिटिशर्स बोरोड लोन. ठीक है, एट द सेम टाइम इट
इंक्रीज कस्टम ड्यूटी एंड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, और कस्टम ड्यूटी के बढ़ाने से क्या हुआ, बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1913 टू 1918 एवरीथिंग, है ना, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज डबल्ड, हर चीज का दाम दुगना हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर हमने बोला कि और एक और अनदर ब्लो, लोग और एक और झटका दिया। क्या दिया भाई, वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन, सो मेनी सोल्जर्स वर बीइंग किल्ड एवरी डे, सो पीपल इन इंडिया वर फोर्सफुली रिक्रूटेड फ्रॉम द रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों से जबरदस्ती लोगों को सेना में बहाली किया जाने लगा। दिस इनरेज्ड विलेजर्स। ठीक है ना, अभी लगे लगे फिर एक और झटका लगा। क्या झटका लगा भाई, तो 1918 से 20 से 21 के बीच में फैमिन हुआ, मींस द क्रॉप्स फेल्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दिस वाज फॉलोड बाय द एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बीमारी उसी समय फैल गई। तो भाई लोग खाना नहीं खाएंगे, कमजोर होंगे और बीमार होंगे तो जल्दी मर जाएंगे। ठीक है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन एंड द डिजीज इन्फ्लुएंजा, बाय द टाइम ऑफ 1921 फ्रॉम 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। 12 से 13 मिलियन लोग मर गए इन्फ्लुएंजा की वजह से। सोच लीजिए कितना खराब स्थिति है। यू कैन वेल अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। पीपल थॉट दैट नाउ द टाइम विल बी गुड, नहीं, समय अच्छा नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग गुड इट बिकेम बैड। ठीक है ना, एंड वर्स। ठीक है, फ्रॉम बैड टू वर्स, समय और खराब ही होता चला गया। तो दिस वाज द बिगिनिंग। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने बात किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।